ये हमारे पास प्राइमरी प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म तो हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास जब एड्रिनल ग्लैंड के अंदर सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई एडिनोमा हो जाए और वहां से बहुत ज्यादा मिकदार में पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो तो हम इसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। अब दूसरी हमारे पास कंडीशन जो है वो है ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, यानी ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी किसको कहते हैं? मैलिग्नेंट किसे कहते हैं? कैंसर को कहते हैं, कैंसर। तो कैंसर की वजह से जब हाइपरकैल्सीमिया होगा, कैंसर की वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से, किसी मैलिग्नेंट कैंसर की वजह से जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा यानी हाइपरकैल्सीमिया होगा, तो अब हम इसको कहते हैं ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। अब इसकी वजह की क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि कुछ ट्यूमर, कुछ कैंसर ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लंग्स कैंसर, ये कुछ कुछ और जगहों के भी कैंसर हैं कि ये जो कैंसर टिश्यू हैं यहाँ से एक चीज रिलीज होती है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। ये चीज रिलीज कर, अब ये पैराथायराइड हार्मोन नहीं है, लेकिन ये पैराथायराइड हार्मोन की तरह काम करने वाला एक पेप्टाइड है, एक हार्मोन है। तो ये फिर पैराथायराइड हार्मोन की तरह काम करता है। ये खुद पैराथायराइड हार्मोन नहीं है, इसलिए इसका नाम पैराथायराइड हार्मोन नहीं बल्कि पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, यानी उसके साथ इसका रिलेशन है, उसकी शक्ल, स्ट्रक्चर, साखत इसके साथ मिलती है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर कि इनमें जो कैंसर टिश्यू होता है, जो मांस होता है, वो एक खास किस्म का पेप्टाइड रिलीज करता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। और ये फिर पैराथायराइड हार्मोन की तरह काम करता है। और पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या था? बोन की रिजॉर्प्शन करवाना और यहाँ से कैल्शियम और फास्फेट को निकाल के ब्लड में लेके आना, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाना। फिर किडनी से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में लेके आना, ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाना। फिर विटामिन डी के जरिए से इंटेस्टाइन से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन के अंदर, ब्लड के अंदर लेके आना और ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाना, यानी हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाना। तो इसलिए इसमें हाइपर कैल्सीमिया होगा। समझ नहीं आई आप लोगों को? कराते ठीक है, जो पैराथायराइड हार्मोन जो के जो फंक्शन थे ना, वो सारे के सारे फंक्शन इस पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड के भी होते हैं। तो इसलिए इन लोगों में, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि इन लोगों में पैराथायराइड हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो सॉरी बार बार मेरे मुंह पे एड्रिनल ग्लैंड आ रहा है, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ये जो पैराथायराइड हार्मोन, इन लोगों में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा? अरे कम एक होगा। बंदा है, कम होगा सर। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। एक बंदा है उसको कैंसर हो गया, वो कैंसर टिश्यू पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड निकाल रही है। अब ये पैराथायराइड हार्मोन की तरह काम करता है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है, यानी ये ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ा देगा। तो जब ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होता है तब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो फिर तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इन लोगों में सीरम पीटीएच लेवल क्या होगा? लो होगा, फीडबैक इनहिबिशन की वजह से, क्योंकि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा कि अब तुम मजीद पीटीएच रिलीज ना करो, तो पीटीएच रिलीज नहीं हो। तो अब ये इसको आप रीड करो, शायद समझ आइए आपको। ये देखो, इसको रीड करो। ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, इट इज काज्ड बाय पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड
secreted by some malignant tumor, for example breast या lung tumor. जो PTH related peptide है, it has all of the biological action, physiological action of the PTH. यानी ये सारे PTH की तरह के काम करेगा. मिसाल के तौर पर कौन से? Including increased bone resorption, increased renal calcium reabsorption and decreased renal phosphate reabsorption. इस तरह PTH के काम थे. तो क्या होगा इन लोगों में? सीरम कैल्शियम ज्यादा हो जाएगी यानी हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा. सीरम फास्फेट कम हो जाएगी यानी हाइपोफास्फेटिमिया हो जाएगा. सीरम फास्फेट क्यों कम होगी ताहिर शाह? ये जो पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड है ये क्या करेगा यहाँ आके? ये तो रीनल फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करेगा. हाँ, और फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा. जिस तरह पीटीएच फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता था, फास्फेट यूरिन में जाता था, ब्लड में नहीं आता था, यानी हाइपोफास्फेटिमिया हो जाता था, ब्लड के अंदर फास्फेट लेवल कम हो जाता था. तो जो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड जो कैंसर टिश्यू से रिलीज हुआ है वो भी इसी तरह करेगा, पीटीएच की तरह काम करेगा, ब्लड के अंदर फास्फेट को कम करेगा. तो डिक्रीज सीरम फास्फेट यानी हाइपोफास्फेटिमिया, और यूरिन के अंदर फास्फेट की एक्सक्रीशन ज्यादा कर देगा यानी इंक्रीज यूरिनरी फास्फेट. और पीटीएच का लेवल भी इन लोगों में कम होगा, डिक्रीज सीरम पीटीएच लेवल. क्यों? ड्यू टू फीडबैक इनहिबिशन फ्रॉम द हाई सीरम कैल्शियम. पीटीएच तो तब रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो. अब जब एक बंदा है उसमें कैंसर हो गया, उससे पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज हो रहा है, ये पैराथायराइड हार्मोन की तरह काम करके ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ा देता है. और ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो फिर पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होता है, यानी ब्लड के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है. आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी. सर आ गई है समझ. ठीक है, तो हम इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं इन लोगों को? बोन रिजर्प्शन को जो चीजें जो ड्रग्स इनहिबिट करते हैं, मिसाल के तौर पर एटीड्रोनेट या पामिड्रोनेट वगैरह देते हैं. ये जो एटीड्रोनेट और पामिड्रोनेट है ये बोन की रिजर्प्शन को इनहिबिट करते हैं. देखो, जो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड है ये पीटीएच की तरह काम करेगा, यानी ये आके बोन की रिजर्प्शन करेगा, बोन को तोड़ेगा और वहां से कैल्शियम और फास्फेट रिलीज होंगे जिसकी वजह से बोन्स कमजोर हो जाए. तो हम क्या देंगे इनको? हम इनको ड्रोनेट्स देंगे. ड्रोनेट्स ड्रोनेट्स दवाइयां हैं. मिसाल के तौर पर कौन से ड्रोनेट्स? एटीड्रोनेट या पामिड्रोनेट. ये क्या कर देते हैं? ये इनके रिसेप्टर्स को यहाँ पे बंद कर देते हैं. तो पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड वो बोन पे एक्ट नहीं कर सकता, बोन की रिजॉर्प्शन नहीं कर सकता. एक तो ये काम करेंगे. दूसरा, हम इन लोगों को फ्रूसिमाइड देंगे. फ्रूसिमाइड एक डायूरेटिक है, ये किडनी पे आता है और किडनी से कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है ना इसको इनहिबिट कर देता है. देखो, इन लोगों में प्रॉब्लम क्या है? हाइपरकैल्सीमिया है. हाइपरकैल्सीमिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा है. तो हम चाहते हैं कि हम इस कैल्शियम को ब्लड में कम करें. तो अगर हम किसी बंदे को फ्रूसिमाइड दे दें, एक ड्रग है, डायूरेटिक ड्रग हमारे पास इसमें ये था ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी. अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास है हाइपोपैराथायराइडिज्म. जब पैराथायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा हो, ये मोस्टली होता है थायराइड की सर्जरी. क्योंकि जिस बंदे को थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना, तो हम उसका थायराइड ग्लैंड बाहर निकाल देते हैं. हम इसी थायराइड, लेट्स सपोज अगर ये थायराइड ग्लैंड है ना, तो इसी थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है. ठीक है, इसी थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है. तो जब इस थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हो रही होती है तो ये जो छोटा सा पैराथायराइड ग्लैंड है कभी कभी ये भी इसमें उड़ जाता है सर्जरी के दौरान. तो जब पैराथायराइड हार्मोन उड़ जाएगा तो पैराथायराइड ग्लैंड जब उड़ जाएगा तो यहाँ से पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा. तो क्या हो जाएगी? हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाएगी. मोस्टली किसमें होता है? थायराइड सर्जरी की वजह से. ये थायराइड ग्लैंड की सर्जरी होती है और उसके साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी उड़ जाता है, इसलिए हाइपोपैराथायराइडिज्म होती है. या कंजेनिटल भी हो सकती है, यानी बच्चे के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट हो
और बच्चा जो है वो पैदा ही ऐसा हो कि उसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड ना बना हुआ हो, तो उसमें भी फिर हाइपोपैराथायराइडिज्म होगी, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड नहीं होगा। अब देखो, जो हाइपर पैराथायराइडिज्म की होती ना, उसके अपोजिट होगी हाइपोपैराथायराइडिज्म। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा? लो कम होगा, होगा। क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम पैराथायराइड हार्मोन का है। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन कम है, यानी हाइपो है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम भी कम होगा, फास्फेट ज्यादा होगा, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन आके किडनी से फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। अगर पैराथायराइड हार्मोन नहीं आएगा या थोड़ा आएगा, तो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट नहीं होगी, और फास्फेट दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड के अंदर फास्फेट आएगा, यानी इंक्रीज सीरम फास्फेट। इसी तरह यूरिन फास्फेट एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, जाहिर है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन आके फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन करवाता था, मना करता था। जब पैराथायराइड हार्मोन नहीं होगा तो फास्फेट रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा, यूरिन में थोड़ा आएगा, यानी डिक्रीज यूरिनरी फास्फेट एक्सक्रीशन। क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म टाइप 1A। इट इज आल्सो नोन एज अल्ब्राइट हेरिडिटरी ओस्टियोडिस्ट्रोफी। ठीक है। अच्छा, इस पे हम कल बात करेंगे। ये जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है, इस पे आज बात करके आज का जो है हम खत्म कर देते हैं क्लास। देखो, क्रॉनिक रीनल फेलियर CRF या CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिनको पुराना मसला होता है गुर्दों का, जो गुर्दों के मरीज होते हैं। अब देखो, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, यानी CKD के पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, ये आपके पास जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये एफेरेंट आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है, और ये इफेरेंट आर्टेरियोल है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, मवाद जो है वो ब्लड से फिल्टर होके नेफ्रॉन में आता है और फिर इससे यूरिन। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है, इसको हम ये ग्लोमेरुलस है, ये जो कैपिलरीज है ना, इनको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहते हैं। तो यहाँ पे जिस रेट के साथ फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जिस स्पीड के साथ, उसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जिन लोगों में किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनकी किडनी काम सही नहीं करती, तो उनका फिल्ट्रेशन का रेट जो है ये भी कम होता है। थोड़ा-थोड़ा मवाद फ़िल्टर हो रहा होता है, क्योंकि ये किडनी जो है ये काम ही सही नहीं कर रही, तो GFR यानी फ़िल्ट्रेशन का रेट कम होता है। तो जब फ़िल्ट्रेशन का रेट कम होता है, तो थोड़ा फ़ॉस्फ़ेट फ़िल्टर हो रहा होता है, बाकी फ़ॉस्फ़ेट दोबारा ब्लड में जा रहा होता है। समझ नहीं आई आप लोगों को? आ रही है समझ। किडनी का काम है मवाद को, चीज़ों को ब्लड से फ़िल्टर करके यूरिन बनाना। जिन लोगों को CKD होती है, क्रॉनिक किडनी का मसला होता है, उनमें ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सही नहीं होता। जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सही नहीं होता, तो फास्फेट थोड़ा-सा फ़िल्टर होता है, यूरिन में जाता है, लेकिन इज़ाफ़ी फास्फेट वो फ़िल्टर नहीं होता, वो दोबारा ब्लड में घूम रहा होता है। तो ब्लड के अंदर फास्फेट लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, जिन लोगों में क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, they have decreased glomerular filtration rate, which leads to decreased filtration of the phosphate, which leads to phosphate retention, यानी phosphate blood में ज्यादा हो जाएगी, and increase serum phosphate, और blood के अंदर phosphate ज्यादा हो जाएगी। अब ब्लड के अंदर जब फास्फेट ज्यादा होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये फास्फेट क्या करती हैं, ये आयनाइज्ड कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर देती हैं और कैल्शियम फास्फेट बना देती है। यानी ब्लड के अंदर अगर फास्फेट ज्यादा होगा, तो इस ब्लड के अंदर आयनाइज्ड कैल्शियम क्या हो जाएगा? ज्यादा कम हो जाएगा। कम। कम मेरे भाई, कम। कम हो जाएगा। फास्फेट जो है ये आयनाइज्ड कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करके कैल्शियम हाँ फास्फेट बना देता है। तो ये जो आयनाइज्ड कैल्शियम है Ca+, ये कम हो जाएगा, और काम का कैल्शियम तो ये आयनाइज्ड कैल्शियम है, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है। तो अगर ये कम हो जाए तो हम कहेंगे कि कैल्शियम कम हो गया। तो देखो, इंक्रीज सीरम फास्फेट complexes with calcium ion and leads to decrease ionized calcium। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। नेक्स्ट क्या काम होता है, जिन लोगों को CKD होती है, यानी क्रॉनिक किडनी का मसला होता है, उनकी किडनी खराब होती है। तो जब उनकी किडनी खराब होती है, तो उनमें ये वाला रिएक्शन भी नहीं होता। 25 हाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल से 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल भी नहीं बनता, यानी डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ 125
dihydroxycholesterol, the decreased production of 125 dihydroxycholesterol। तो जब ये कम बनेगा, इसका तो काम था कि ये फिर इंटेस्टाइन के पास आके आयनाइज्ड कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कराता था। तो अगर ये कैल्शियम विटामिन डी नहीं बनेगा तो इस वजह से भी कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये बात उसने की कि decreased production of 125 dihydroxycholesterol by the diseased renal tissue also contribute to the decreased ionized calcium। यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया। इसकी एक वजह ये थी कि फास्फेट ने आयनाइज्ड कैल्शियम को बाइंड कर लिया। दूसरी वजह ये थी कि विटामिन डी नहीं बन रहा, जो जाके इंटेस्टाइन से आयनाइज्ड कैल्शियम को अब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन में लाए। तो इसलिए इंटेस्टाइन में नहीं, ब्लड में लाए। तो ब्लड में इसलिए आयनाइज्ड कैल्शियम कम हो जाता। यहां तक समझ आ गई। अब फाइनल बात, अब जब ब्लड के अंदर आयनाइज्ड कैल्शियम तोड़ा होगा तो क्या रिलीज होगा? पैराथायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। और ये पैराथायराइड हार्मोन जाके फिर क्या करेगा? बोन की रिजॉर्प्शन करेगा ना। यस सर। यस सर। जिसकी वजह से बोन कमजोर होगा। इसको कहते हैं ओस्टियोडिस्ट्रॉफी। ओस्टियोडिस्ट्रॉफी, ओस्टियो मीन बोन, डिस्ट्रॉफी मीन खराब हो जाना। ये किस वजह से हुआ? बोन किस वजह से खराब हुआ? प्रॉब्लम कहाँ पे थी? किडनी में। तो इसलिए इसको कहते हैं रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी। तो देखो, ये जो रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी है, यानी किडनी के प्रॉब्लम की वजह से, क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से हड्डियां भी कमजोर हो गई, ओस्टियोडिस्ट्रॉफी भी हो गई। ये क्यों हुई? क्योंकि ब्लड के अंदर, क्योंकि जब किसी बंदे को किडनी की प्रॉब्लम होती है, और से सुनो आखिरी पॉइंट, जिन लोगों में किडनी की प्रॉब्लम होती है उनके ब्लड के अंदर आयनाइज्ड कैल्शियम कम हो जाता है। आयनाइज्ड कैल्शियम कम होगा तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा और वो बोन को तोड़ेगा। आयनाइज्ड कैल्शियम क्यों कम थी? किडनी की प्रॉब्लम थी। किडनी के प्रॉब्लम की वजह से ब्लड के अंदर आयनाइज्ड कैल्शियम कम थी। उसकी कमी की वजह से, आयनाइज्ड कैल्शियम की कमी की वजह से ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हुआ और उसने हड्डी को रिजार्प्शन कर दी, हड्डी को कमजोर कर दी। इसलिए हम इसको रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी कहते हैं कि किडनी के प्रॉब्लम की वजह से आयनाइज्ड कैल्शियम कम हुआ, इसलिए पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हुआ, इसलिए बोन की रिजार्प्शन हो गई, बोन वीक हो गया, ओस्टियोडिस्ट्रॉफी हो गई। तो ऐसे ओस्टियोडिस्ट्रॉफी को हम रीनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के प्रॉब्लम की वजह से हुई है। कल इंशाल्लाह हम इसको मजीद